सोचिए, अगर किसी देश की तरक्की पेट्रोल, स्टील या फैक्ट्रियों पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे उसके लोगों के ज्ञान पर, उनकी सीखने की क्षमता पर और उनके नए आइडियाज पर टिकी हो। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां ज्ञान ही असली दौलत हो, असली करेंसी। आज हम इसी काफी क्रांतिकारी सोच पर आधारित एक मॉडल की गहराई में उतर रहे हैं, ज्ञानपीठ मॉडल इकोनॉमी। ये पड़ताल शिवा नारायण के तक्षशिला पेज साइट पर छपे एक लेख पर आधारित है। ये मॉडल पारंपरिक आर्थिक ढांचों को सीधी चुनौती देता है, जो अक्सर औद्योगिक उत्पादन और संसाधनों पर टिके होते हैं। ज्ञानपीठ मॉडल कहता है कि असली इंजन तो भाई ज्ञान है, मतलब बौद्धिक पूंजी, रिसर्च, इनोवेशन और हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी समझ। ये चर्चा उन सब के लिए दिलचस्प होगी जो जानना चाहते हैं कि कैसे शिक्षा और नए विचार मिलकर एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं जो ना सिर्फ चले बल्कि लंबे समय तक चले और हाँ, सबको साथ लेकर चले। तो चलिए खोलते हैं इस ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की परतें। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर मौजूदा आर्थिक मॉडलों में दिक्कत क्या है। जो मॉडल फैक्ट्रियों, पूंजी जमा करने और वो जो ऊपर से नीचे वाला लेबर सिस्टम होता है उस पर बने हैं, वे आज की तेज रफ्तार ज्ञान आधारित दुनिया में क्यों हाफते नजर आ रहे हैं। खुद से सीखने की क्षमता और ज्ञान को अमल में लाने की शक्ति को पूरी तरह समझ नहीं पाते या शायद महत्व नहीं देते। उन्हें लगता है ज्ञान बस एक अतिरिक्त चीज है, जबकि आज की दुनिया में तो ज्ञान ही गाड़ी चला रहा है बेसिकली। तो यहीं पे ये ज्ञानपीठ मॉडल एक नए रास्ते की तरह सामने आता है, एक विकल्प। हाँ, बिल्कुल। यही ज्ञानपीठ मॉडल इकोनॉमी एक ताज़ा और कह सकते हैं प्रगतिशील विकल्प पेश करता है। इसकी नींव 3 खास विचारों पर टिकी है। लर्नोग्राफी यानी सीखने का विज्ञान, खासकर ज्ञान को इस्तेमाल करने लायक बनाने का तरीका। फिर है ब्रेन पेज थ्योरी, जो बताती है कि ज्ञान हमारे दिमाग में कैसे व्यवस्थित होता है ताकि हम उसे सही समय पर काम में ला सकें। और तीसरा, मॉड्यूलर ज्ञान हस्तांतरण, मतलब ज्ञान को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में बांटकर सीखना और सिखाना। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? आपने कहा करेंसी भी बन जाता है ज्ञान। हाँ, वही सबसे आकर्षक और शायद सबसे क्रांतिकारी बात यही है कि इस मॉडल में ज्ञान खुद ही पूंजी है और खुद ही मुद्रा भी। और ये कोई किताबी बात नहीं है। ज्ञान यहाँ अर्थव्यवस्था का एक सक्रिय लेन देन वाला हिस्सा बन जाता है। इसे एक ऐसा बाजार बनता है जो लगातार बदलता रहता है, नए विचारों से चलता है, जहां ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा नहीं किया जाता बल्कि उसे मोटो कॉग्निटिव जुड़ाव, मतलब सोच और शारीरिक क्रिया का मेल और मिलकर सीखने वाले इकोसिस्टम के जरिए सक्रिय रूप से लागू किया जाता है। सुनने में तो ये बहुत बड़ा बदलाव लगता है। लेख बताता है कि इस मॉडल की पूरी इमारत 7 स्तंभों पर खड़ी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला स्तंभ, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स। तो ये सिर्फ नौकरी देने वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं। पारंपरिक सोच से एकदम हटकर यहाँ उद्यमी सिर्फ मुनाफा कमाने वाले नहीं बल्कि बदलाव लाने वाले और ज्ञान को साकार रूप देने वाले माने जाते हैं। वे सिर्फ बिजनेस नहीं बनाते, वो असल में समस्याओं के समाधान बनाते हैं। वे तक्षशिला टेक्नोलॉजी और ब्रेन पेज विकास की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सीखे हुए ज्ञान के जो मॉड्यूल हैं जैसे रणनीति, फाइनेंस, ग्राहक मनोविज्ञान, उनको असल बिजनेस मॉड्यूल में बदलते हैं। अच्छा, हाँ, लेख में जिक्र है कि ये अक्सर आर्थिक लघु विद्यालय या इकोनॉमिक मिनिएचर स्कूल्स जैसे स्टार्टअप और मेंटरशिप इकोसिस्टम बनाते हैं, जहां सीखना और करना साथ साथ चलता है। इनका फोकस सिर्फ मुनाफे पर नहीं होता बल्कि वैल्यू क्रिएशन पर। बिल्कुल, मूल्य बनाने, समाज पर अच्छा असर डालने और हाँ, नैतिक तरीके से काम करने पर ज्यादा जोर होता है। अच्छा, तो उद्यमी ज्ञान को हकीकत में बदलते हैं, लेकिन इस काम के लिए जो जरूरी संसाधन है, मतलब पैसा, वो कहाँ से आता है? हाँ। यहाँ इन्वेस्टर्स का क्या रोल है? निवेशक भी यहाँ पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़ जाते हैं। वो इस मॉडल में सिर्फ पैसा लगाने वाले फाइनेंसर नहीं हैं, वे स्केलेबिलिटी और स्थिरता के मेंटोर की तरह हैं। मेंटोर कैसे? वो सिर्फ ये नहीं देखते कि किस आइडिया में कितना मुनाफा है, बल्कि ये भी देखते हैं कि क्या ये आइडिया लंबे समय तक टिक पाएगा, क्या इससे समाज को कुछ फायदा होगा और क्या ये नैतिक रूप से सही है। वो ऐसे उद्यमों में पैसा लगाते हैं जो ज्ञान, कौशल और सही मूल्यों पर आधारित हों।
तो ये सिर्फ फंडिंग नहीं है। नहीं, ये महज फंडिंग नहीं, ये एक रणनीतिक साझेदारी है। निवेशक उद्यमियों को सलाह भी देते हैं, उन्हें मुश्किल आर्थिक हालात से निकलने में मदद करते हैं। इसमें इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग जैसी चीजें शामिल हैं, मतलब ऐसी जगह निवेश करना जहां पैसे के साथ साथ समाज पर अच्छा असर भी हो। वेंचर कैपिटल और क्राउड इक्विटी जैसे तरीके भी हैं जो सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और नैतिक उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। हो गए, निवेशक हो गए, और तीसरा स्तंभ है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। आजकल तो भाई तकनीक के बिना कुछ भी सोचना मुश्किल है। इस मॉडल में इसका क्या खास काम है? तकनीक यहाँ सिर्फ एक औजार, एक टूल नहीं है, बल्कि ये समझिए कि अर्थव्यवस्था का नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम? हाँ, ये सभी हिस्सों को, उद्यमियों, निवेशकों, कामगारों, रिसर्च सेंटरों को आपस में जोड़ती है। सोचिए, एआई, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, बायोटेक, ये सब मिलकर ज्ञान को फैलाने और उसे लागू करने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देते हैं। ज्ञानपीठ मॉडल एक ऐसे माहौल पर जोर देता है जहां तकनीक की मदद से ब्रेन पेज लर्निंग हो सके, जहां ज्ञान को असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में तेजी से इस्तेमाल किया जा सके। यही तो लर्नोग्राफी का सार है। अच्छा। डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं जो नए स्टार्टअप्स को पनपने में मदद करते हैं, रिसर्च को बाजार तक पहुंचाते हैं और बिजनेस को फैलाने में भी मदद करते हैं। संक्षेप में कहें तो टेक्नोलॉजी यहां ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली मोटर बन जाती है, जिससे काम तेजी से और सही तरीके से होता है। ये तो बहुत अहम है। अब बात करते हैं चौथे स्तंभ की, कार्यबल, यानी हमारे काम करने वाले लोग। इस मॉडल में उनकी भूमिका कैसे अलग है? पारंपरिक मॉडल में तो उन्हें अक्सर मशीन का पुर्जा समझ लिया जाता है। हाँ, और यही एक बहुत बड़ा फर्क है। ज्ञानपीठ अर्थव्यवस्था में कार्यबल को पुर्जों का जमावड़ा नहीं समझा जाता। उन्हें ज्ञान कार्यकर्ताओं का एक गतिशील, सीखने और बदलने में माहिर नेटवर्क माना जाता है। ज्ञान कार्यकर्ता? जी, इन लोगों को लर्नोग्राफी में प्रशिक्षित किया जाता है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ हुक्म मानना नहीं सीखते, बल्कि वे खुद से सीखते हैं, टीम में मिलकर काम करते हैं और ब्रेन पेज मॉड्यूल, वो ज्ञान के छोटे छोटे पैकेज, उन्हें बनाना और इस्तेमाल करना सीखते हैं। और ये ट्रेनिंग्स कहाँ होती हैं? लेख बताता है कि इन्हें तक्षशिला ब्रेन पेज स्कूलों में तैयार किया जाता है, जहां छात्र छोटी उम्र से ही ज्ञान को असल जिंदगी की स्थितियों में लागू करना सीखते हैं। जोर सिर्फ तकनीकी हुनर पर नहीं होता, बल्कि मोटर साइंस, यानी किसी काम को करने का विज्ञान, उसे बेहतर और प्रभावी तरीके से कैसे किया जाए, सॉफ्ट स्किल्स जैसे बातचीत, टीम वर्क, डेटा को समझना और सिस्टम थिंकिंग, यानी चीजों को एक बड़े सिस्टम के हिस्से के रूप में देखना, इन सब पर भी जोर होता है। यानी काम करने वाले भी लगातार सीखने वाले और सोचने वाले बन जाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। पांचवा स्तंभ है व्यापारी, ट्रेडर्स। इनका काम तो आमतौर पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है ना? हाँ, पारंपरिक तौर पर तो यही माना जाता है, लेकिन ज्ञानपीठ मॉडल में वे सिर्फ बिचौलिए नहीं हैं, वे ज्ञान के व्याख्याकार हैं। ज्ञान के व्याख्याकार, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो सिर्फ सामान नहीं बेचते, वे उस सामान या सेवा के पीछे जो ज्ञान छिपा है, जो उसकी असली वैल्यू है, उसे ग्राहक तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वो स्मार्ट मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स की मदद से इस मॉडल के तहत प्रशिक्षित व्यापारी ये पक्का करते हैं कि नए-नए इनोवेशन दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचे। वे ग्राहकों के व्यवहार को, चीजों की कीमतों में उतार चढ़ाव को और बाजार की मांग को समझकर अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में भी मदद करते हैं। इस भूमिका के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, थोड़ी अर्थशास्त्र की समझ और हाँ, डिजिटल दुनिया की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। छठा स्तंभ है अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर्स। ये तो जाहिर है ज्ञान के स्रोत हुए जहां नए विचार और खोजें जन्म लेती हैं। बिल्कुल। ये वो जगहें हैं जहां से ज्ञान का कच्चा माल, डेटा, सिद्धांत, नई टेक्नोलॉजी आता है। लेकिन यहाँ एक खास बात है। क्या? ये रिसर्च सेंटर हाथी दांत की मीनारों में बंद नहीं रहते। लेख में ज्ञानपीठ ट्रांसफर चैनल्स जीटीसीज का जिक्र है, जिनके जरिए ये उद्यमियों और उद्योगों से गहराई से जुड़े होते हैं। जोर अनुप्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च पर होता है, मतलब ऐसी रिसर्च जिसके नतीजों को सीधे बाजार के लिए तैयार उत्पादों में, सरकारी नीतियों में सुधार में या टिकाऊ समाधानों में बदला जा सके। तो रिसर्च सिर्फ लैब में नहीं रहती? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच लगातार सहयोग चलता रहता है, जिससे खोज, नवाचार और उसे लागू करने का एक चक्र बना रहता है। रिसर्च अर्थव्यवस्था का एक जीता जागता हिस्सा बन जाती है। और आखिर में सातवां स्तंभ, सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। किसी भी मॉडल को चलाने के लिए सरकार का साथ तो चाहिए ही होगा। निश्चित रूप से।
कोई भी आर्थिक मॉडल सही सरकारी नीतियों के बिना कामयाब नहीं हो सकता। ज्ञानपीठ मॉडल में सरकार की भूमिका एक नियामक, कंपस और रणनीतिक सूत्रधार की है। कंपस और सूत्रधार मतलब सरकार दिशा भी दिखाती है और मदद भी करती है, माहौल बनाती है। नीतियां ऐसी बनाई जाती हैं जो ब्रेन बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दें, नए उद्यमियों को हिम्मत दें, रिसर्च के लिए फंड मुहैया कराएं और बाजार में निष्पक्ष मुकाबला सुनिश्चित करें। शिक्षा नीति को लर्नोग्राफी के सिद्धांतों से जोड़ा जाता है ताकि बच्चों को बचपन से ही हुनर आधारित शिक्षा मिले। आर्थिक नीतियां ज्ञान आधारित उद्यमों, टिकाऊ टेक्नोलॉजी और समावेशी विकास, यानी ऐसा विकास जिसमें सब शामिल हों, का समर्थन करने के लिए बदली जाती हैं। अच्छा। सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा करने और दुनिया भर के देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने में भी अहम भूमिका निभाती है। ये सातों स्तंभ तो अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं, लेकिन इनकी असली ताकत किस बात में है? क्या ये सब अलग अलग काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इस मॉडल की खूबी है। इन सातों स्तंभों की असली ताकत इनके प्रणालीगत एकीकरण में है, यानी इनके आपस में मिलकर काम करने में। अच्छा, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, हर स्तंभ दूसरे को सहारा देता है और मजबूत बनाता है। इससे ज्ञान, कौशल, पूंजी और नवाचार की एक चक्रीय अर्थव्यवस्था, साइक्लिकल इकोनॉमी बनती है, जहां चीजें एक दिशा में चलकर खत्म नहीं होती, बल्कि घूमकर एक दूसरे को पोषण देती हैं। उद्यमी समाधान बनाने के लिए रिसर्च सेंटरों के साथ काम करते हैं। निवेशक नए स्टार्टअप और रिसर्च दोनों में पैसा लगाते हैं। हाँ। टेक्नोलॉजी कामगारों की ट्रेनिंग और नए उत्पाद बनाने दोनों में मदद करती है। व्यापारी नए विचारों को बाजार तक पहुंचाते हैं और सरकारी नीतियां ये सुनिश्चित करती हैं कि सब मिलकर एक ही दिशा में काम करें। ये तालमेल एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाता है जो लचीली है, खुद को सुधार सकती है और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है। इस मॉडल को और बेहतर समझने के लिए कुछ खास शब्द बार बार आ रहे हैं। लर्नोग्राफी, ब्रेन पेज, लघु विद्यालय। क्या आप इन्हें थोड़ा और सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जैसे लर्नोग्राफी, क्या ये सिर्फ सीखने का एक नया फैंसी नाम है? अच्छा सवाल है। देखिए, लर्नोग्राफी सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि ये ज्ञान को इस तरह से समझने और सिखाने का विज्ञान है कि उसे सीधे काम में लाया जा सके। ये रटने पर नहीं, बल्कि करने पर, मतलब एप्लीकेशन पर जोर देता है। ये इस बात पर फोकस करता है कि ज्ञान को कैसे बांटा जाए, कैसे नए विचार लाए जाएं और कैसे लोग खुद से सीखने के लिए प्रेरित हों, ताकि ये सब मिलकर आर्थिक गतिविधि का आधार बन सकें। और ब्रेन पेज थ्योरी, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा तकनीकी जरूर है, पर इसका मतलब काफी सीधा है। ये थ्योरी बताती है कि हम ज्ञान को अपने दिमाग में कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। सोचिए, जैसे कंप्यूटर में जानकारी फोल्डर में रखी जाती है, वैसे ही ब्रेन पेज थ्योरी कहती है कि हम ज्ञान को संरचित ब्रेन पेज मॉड्यूल में बदल सकते हैं, खासकर जब हम कुछ करते हुए सीखते हैं। वो मोटर कॉग्निटिव जुड़ाव। अच्छा। ये मॉड्यूल ऐसे होते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर आसानी से याद किया और इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे सीखने की प्रक्रिया ज्यादा असरदार होती है और काम करने वालों की क्षमता बढ़ती है। ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं रहता, वो एक इस्तेमाल करने लायक टूल बन जाता है बेसिकली। तो ब्रेन पेज मतलब ज्ञान को दिमाग में ऐसे सेट करना जैसे कोई सॉफ्टवेयर मॉड्यूल हो जिसे जरूरत पड़ने पर चला सके, कुछ ऐसा। और लघु विद्यालय या मिनिएचर स्कूल्स क्या है? हाँ, आपका सॉफ्टवेयर मॉड्यूल वाला उदाहरण काफी करीब है, समझाने के लिए अच्छा है। और लघु विद्यालय का विचार भी बहुत दिलचस्प है। ये असल में क्लासरूम के अंदर ही छोटे छोटे आर्थिक इकोसिस्टम बनाने जैसा है। क्लासरूम के अंदर? हाँ, यहाँ छात्र सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि मिलकर काम करते हैं, लीडरशिप सीखते हैं, असली समस्याओं को सुलझाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक असली बिजनेस में होता है। इससे उनमें छोटी उम्र से ही उद्यमिता की सोच, वो जिसे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कहते हैं, वो विकसित होती है। क्लासरूम एक तरह की आर्थिक प्रयोगशाला बन जाती है। और सबसे बड़ी बात जो आपने शुरू में भी कही, ज्ञान ही पूंजी है। पारंपरिक सोच में तो पूंजी मतलब पैसा, मशीनें, जमीन होती हैं। ये मॉडल इसे कैसे बदलता है? ये इस मॉडल का शायद सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल बदलाव है। ये कहता है कि असली पूंजी पैसा या मशीनें नहीं, बल्कि संरचित और लागू किया गया ज्ञान है। जो ज्ञान आपके पास है और जिसे आप इस्तेमाल करना जानते हैं, वही आपकी असली दौलत है। इस मॉडल में सीखना सिर्फ शिक्षा नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रोडक्टिव फोर्स बन जाता है। आपका ज्ञान ही आपकी आर्थिक ताकत है। तो कुल मिलाके ये मॉडल क्या हासिल करना चाहता है? इसका असल मतलब क्या है हमारे लिए, समाज के लिए? जैसा लेख कहता है, ये सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि सोचने वाले,
करने वाले और नया रचने वाले बनाने पर जोर दे रहा है। बिल्कुल, और इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। सबसे पहले यह शिक्षा और रोजगार के बीच की जो खाई है उसे पाट सकता है, जो खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में एक बड़ी चुनौती है, जहां डिग्रियां तो हैं पर शायद वो हुनर नहीं जो बाजार को चाहिए। सही बात है। ये मॉडल युवा बेरोजगारी, शिक्षा में असमानता जैसी समस्याओं का एक संभावित समाधान पेश करता है। और ये जो आपने कहा कि अर्थव्यवस्था उपभोक्ता आधारित निर्भरता से सृजन आधारित स्वतंत्रता की ओर बढ़ती है, इसका क्या मतलब है? थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, इसका मतलब है कि लोग सिर्फ चीजें खरीदने वाले कंज्यूमर नहीं रहते, बल्कि चीजें बनाने वाले क्रिएटर बन जाते हैं। लेख में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है इस मॉडल में, किशोर भी उत्पाद डिजाइन कर सकते हैं या छोटे-मोटे उद्यम शुरू कर सकते हैं। सच में? किशोर? हाँ। वे अपनी स्थानीय समस्याओं के समाधान ढूंढ सकते हैं और शायद पैसा कमाना भी शुरू कर सकते हैं, इससे पहले कि वे औपचारिक रूप से वयस्क हो। सोचिए, अगर देश का युवा वर्ग सिर्फ उपभोक्ता न होकर इनोवेटर और उत्पादक बन जाए, तो पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो सकती है। निर्भरता कम होगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है सोचने के तरीके में। अब लेख में जरूर कुछ खास नतीजों और सिफारिशों का भी जिक्र होगा। हाँ बिल्कुल, लेख कुछ मुख्य निष्कर्ष निकालता है और आगे के लिए कुछ रास्ते भी सुझाता है। संक्षेप में मुख्य निष्कर्ष ये हैं। पहला, ज्ञान ही असली पूंजी है। दूसरा, ब्रेन पेज लर्निंग यानी करके सीखना और उसे व्यवस्थित करना उद्यमिता को बढ़ावा देता है। तीसरा, निवेशक सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि टिकाऊ इनोवेशन के लिए पैसा लगाते हैं। चौथा, टेक्नोलॉजी ज्ञान को फैलाने और लागू करने में मदद करती है। पांचवां, कार्यबल मोटर साइंस, काम करने का विज्ञान और लर्नोग्राफी से कुशल बनता है। छठा, व्यापारी डिजिटल दुनिया में ज्ञान को बाजार तक पहुंचाने वाले मध्यस्थ बन जाते हैं। सातवां, रिसर्च सेंटर लगातार नए विचारों के लिए जरूरी हैं और उद्योग से जुड़े होते हैं। आठवां, सरकारी नीतियां इन सब हिस्सों को जोड़ने के लिए निर्णायक हैं। नौवां, ये सातों स्तंभ एक दूसरे पर निर्भर हैं और मिलकर ज्यादा असर पैदा करते हैं, मतलब सिनर्जी है। और सबसे अहम 10वां, ये मॉडल उभरते हुए राष्ट्रों के लिए एक व्यवहारिक ढांचा हो सकता है। ये तो काफी स्पष्ट निष्कर्ष हैं। और इन निष्कर्षों के आधार पर क्या कदम उठाने की सलाह दी गई है? सिफारिशें क्या हैं? प्रमुख सिफारिशें भी सीधी और स्पष्ट हैं। जैसे शिक्षा व्यवस्था में ब्रेन पेज्ड लर्निंग को अपनाना, लघु विद्यालयों और साथ मिलकर सीखने वाले मॉडल को बढ़ावा देना, ज्ञान आधारित उद्यमिता के लिए एक अच्छा माहौल बनाना, मतलब इकोसिस्टम तैयार करना, सरकारी नीतियों को ज्ञान अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों के साथ अलाइन करना, मतलब जोड़ना, रिसर्च और उद्योग के बीच सहयोग को और मजबूत करना, लोगों को नए हुनर सिखाने, मतलब रीस्किलिंग और मोटर लर्निंग कार्यक्रमों में निवेश करना, नवाचारों के आदान प्रदान के लिए स्मार्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित करना, ज्ञान आधारित उद्यमों में जिम्मेदार निवेश को बढ़ावा देना, समावेशी विकास के लिए राष्ट्रीय ब्रेन पेज्ड मिशन बनाना, मतलब देश भर में लोगों की सीखने और लागू करने की क्षमता बढ़ाना, और आखिरी, देश की तरक्की को सिर्फ जीडीपी पर निर्भर न रहना बल्कि ज्ञान आधारित सूचकांक को, नॉलेज इंडेक्सेस का भी इस्तेमाल करना। बिल्कुल, बहुत बड़े बदलावों की जरूरत होगी। लेख इस पर भी बात करता है। इसे हकीकत बनाने के लिए व्यापक नीतिगत बदलाव चाहिए होंगे, जैसे शिक्षा में सुधार ताकि ज्ञान को पूंजी की तरह इस्तेमाल किया जा सके, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश, इनोवेशन और ज्ञान आधारित बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स, रिसर्च सेंटरों को देश की आर्थिक योजना से जोड़ना, लोगों की क्षमता बढ़ाने के लिए, जैसा कहा, राष्ट्रीय ब्रेन पेज मिशन, ऐसी नीतियां बनाना जो महिलाओं समेत सभी को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बराबर मौके दें, मतलब समावेशी हों, सफलता को मापने के नए तरीके, जैसे ज्ञान उत्पादकता सूचकांक, ज्ञान के व्यापार के लिए प्लेटफॉर्म और शायद एक तरह की रजिस्ट्री बनाना, सरकार के अलग अलग विभागों में ज्ञान को एकीकृत करना, मतलब साइलो में काम ना हो, और हाँ, दुनिया के दूसरे देशों के साथ ज्ञान कूटनीति, नॉलेज डिप्लोमेसी के जरिए सहयोग करना। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां ज्ञान पीठ मॉडल पनप सके। तो संक्षेप में कहें तो ज्ञानपीठ मॉडल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को सिर्फ चीजें बनाने और बेचने की मशीन की तरह नहीं देखता। ये इसे ज्ञान, नए विचारों और इंसान की क्षमता से चलने वाला एक जीता जागता डायनामिक इकोसिस्टम मानता है। ये सिर्फ एक आर्थिक सिद्धांत नहीं लगता, बल्कि इंसान को केंद्र में रखकर विकास करने का एक तरीका है, जहां किसी देश की तरक्की उसके लोगों की समझदारी, उनकी रचनात्मकता और हाँ, उनके ज्ञान को लागू करने की काबिलियत पर टिकी होती है। जैसा आपने कहा, यहाँ सीखना ही असली काम है और ज्ञान ही असली पूंजी। बिल्कुल,
और ये मॉडल हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी देश की आर्थिक प्रगति को मापने के लिए जीडीपी जैसे पारंपरिक पैमाने ही काफ़ी हैं? क्या वही एकमात्र तरीका है? या हमें उस देश की सीखने की क्षमता, नए विचारों को जन्म देने की ताकत और उसके लोगों के समग्र विकास की गुणवत्ता को भी उतना ही या शायद ज़्यादा महत्व देना चाहिए? सोचने वाली बात है। लेख एक ब्रेन पेज सभ्यता, ब्रेन पेज सिविलाइजेशन की बात करता है। एक ऐसी सभ्यता जहां सीखना ही बुनियादी श्रम हो और ज्ञान ही असली पूंजी। जरा सोचिए, ऐसी सभ्यता कैसी दिखेगी, कैसे काम करेगी? ये एक ऐसा विचार है जिस पर यकीनन और मनन किया जा सकता है। ज्ञान संचालित अर्थव्यवस्था की इस गहरी और वाकई विचारोत्तेजक पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ज्ञान सचमुच देशों का भविष्य गढ़ सकता है।